अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम पहले की तरह जो है मुख्तलिफ अमराज़ के ऊपर बात करेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अमराज़ के ऊपर बात की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। पिछले प्रोग्राम में हमने डेंगू के ऊपर बात की थी कि डेंगू किस तरह फैल रहा है और दीगर अमराज़ के ऊपर बात की थी। आज भी जो है हम बात करेंगे मुख्तलिफ अमराज़ के ऊपर, जिसमें कान, नाक, गले की अमराज़ के ऊपर बात करेंगे और जो ख़ास तौर पर दिल के अमराज़ में लोग मुब्तला होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। चूँकि ईद गुजर चुकी है और ईद के बाद जो है वो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खाना भी खाया, उसके बाद गोश्त वगैरह भी खाया, तो इस ऐसी सूरत हाल में काफ़ी रश भी अस्पतालों में पहुंच चुका है। क्योंकि रश की वजह से रश की अगर बात करें तो ज़्यादातर ऐसे मरीज़ हैं जो कि पेट के अमराज में मुब्तला हैं या फिर जो है वो दिल या उसके अलावा ENT के ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि इस वक्त अस्पतालों में काफ़ी रश है। मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा, जिनका ताल्लुक है सैयद मिठा अस्पताल से, और साथ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमैर असगर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। आज के प्रोग्राम में दोनों अमराज के ऊपर हम बात करेंगे, नाज़रीन को बताएंगे कि ENT के कौन से ऐसे, नाक कान गले के कौन से अमराज हैं, और साथ साथ जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग PIC की तरफ चले जाते हैं या दीगर अस्पतालों में बड़ा रश लगा हुआ है, तो ऐसे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले ENT के ऊपर, नाक कान गले के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आजकल कौन से ऐसे अमराज हैं जो आपके पास पेशेंट आते हैं जो नाक कान गला में मुब्तला होते हैं? नाक कान गला में जो पेशेंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बाज़ का वो डायरेक्ट कान गला में ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाज़ का किसी और स्पेशलिटी में प्रेजेंट कर रहे होते हैं और रेफरल हमारे पास होता है। अभी आपने ईद के तनाजुर से बात की, तो ईद के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट तो कान गला में नहीं आता, मासवा इसके कि ये ऑफ डेज होते हैं तो फॉरेन बॉडीज़ बच्चे कान नाक गला में कोई चीज़ फंसा के आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसा टाइम होता है कि जिसमें हॉस्पिटल्स में जो है कान गला का डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, यूजुअली ट्रेनीज़ होते हैं, और जो है फॉरेन बॉडी का इंसिडेंस भी क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो बढ़ जाता है। इससे हट के अगर बात की जाए तो कान गला में गले की तमाम जुमला अमराज, जिसमें गले का ख़राब हो जाना, टॉन्सिल्स, उसके साथ फिर थायराइड, नेक में कोई प्रॉब्लम। टॉन्सिल्स और थायराइड के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। ये वजूहात क्या हैं कि क्यों लोग क्या ये मरूसी है? जी नहीं, दोनों चीज़ें मरूसी नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर कुछ ऐसा भी है, कुछ इसके वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जो कि मरूसी भी हैं। क्योंकि गले की अगर हम सिर्फ टॉन्सिल्स की बात करें तो टॉन्सिल्स में इटसेल्फ नंबर ऑफ डिजीज़ आती हैं और थायराइड की भी नंबर ऑफ डिजीज़ आती है। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो जिसको यूजुअली आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि जी बच्चे को टॉन्सिल हो गए हैं, तो वो बेसिकली हलक के अंदर जो दो ग्लैंड्स होते हैं उनको फूलने को कहते हैं वो, ठीक है जी। वो बार बार इन्फेक्ट हो रहे होते हैं और उन्हें यूजुअली जो है कह दिया जाता है कि इसे निकलवा दें। हालांकि इसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि इसको कब निकलवाना है और इसको हम इस ऑपरेट से बच कैसे सकते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चे की इम्यूनिटी की तरफ हम ज़्यादा जोर दें तो हम इससे बच भी सकते हैं, इसको निकलवाने के अमल से बच भी सकते हैं। इसी तरह अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड में जो है कम से कम हम समझते हैं कि 40 किस्म की अमराज आते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि उसके हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से, जो कि इसकी प्रोडक्ट है थायराइड की थायरॉक्सिन, कुछ में कम होने की वजह से, और कुछ में हार्मोन स्टेबल रहते हैं लेकिन कुछ और तरह की स्ट्रक्चरल बीमारी होती है कि जो ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया या कि उसमें कोई गिल्टी बन रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह की मर्ज़ मरीज़ को लाक होने जा रही है। तो दोनों चीज़ों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों का इलाज सिर्फ सर्जरी नहीं है, उसको प्रॉपर्ली असेस किया जाता है और फिर आगे लेके चला जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी सर्जरी कितनी पेचीदा है? बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जब ये सर्जरी कर दी जाती है तो पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि उनका जो खून पैदा करने की जो एक स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी आती है और उनको बाकायदा तौर पर कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसा दुरुस्त है? ये थायराइड की आप बात कर रहे हैं, थायराइड के साथ ग्लैंड्स जुड़े होते हैं जिनको हम पैराथायराइड्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर टोटल थायराइडेक्टमी की जाए यानी कि पूरा का पूरा ग्लैंड निकाला जाए तो उसमें बहुत कभी इम्कान होता है कि पैराथायराइड्स भी साथ ही रिमूव हो जाएं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या जो कि हम समझते हैं कि जो ज़्यादा इसमें सर्जन जो कि इसे रूटीन बेसिस पे कर रहे हैं, दे प्रिजर्व इट, वो उसको बचा लेते हैं। बट अगेन बात मैं करूँगा कि अगर हमें पूरा ग्लैंड निकालना पड़ रहा है तो इसकी दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो उसमें कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसने पूरे ग्लैंड को इनगल्फ कर लिया है, ठीक है ना। तो उसमें पैराथायराइड को समटाइम सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कैंसर की सर्जरी का ये रूल है कि हमने उसमें आप समझ लें कि 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके निकालना है, अगर उसमें मेट्स नहीं है यानी कि जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में अगर वो बीमारी फैली नहीं है। अगर हम बात करें कुछ ऐसी बीमारी की जो कि कैंसर नहीं है लेकिन उसे निकालना ज़रूरी हो गया है, थायराइड की बीमारी, तो उसमें कोशिश की जाती है कि
आधा लोब निकाल लिया जाए, थायराइड का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए, उसमें ये चांसेस बहुत कम होते हैं कैल्शियम के। जो आप खून की कमी की वजह बता रहे हैं, थायराइड की अगर बात करें तो मास वाई ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस के कोई और रीज़न सामने नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो ऐसे में आपने भी बताया हमें कि सर्जरी ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सर्जरी की जाए। बिल्कुल मैं इसको सम कर देता हूँ, समअप कर देता हूँ। मरीज़ की हिस्ट्री के मरीज़ किस चीज़ के साथ प्रेजेंट किया है, फिर हमारा एग्जामिनेशन के हमने उसमें क्या फाइंड आउट किया है, और तीसरी चीज़ के उसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं थायराइड के वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये 3 डायमेंशन में जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि आइदर हम इसको मेडिसिनल अप्रोच पे जा रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच पे, या कि सर्जरी की तरफ। ईद के दिनों में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पेशेंट अस्पतालों में बच्चे जो हैं वो उन्होंने अगर आइसक्रीम खा ली है तो फौरी उनका गला ख़राब। क्या आप समझते हैं कि आजकल के दौर में क्या बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो फौरी तौर पर उनका आइसक्रीम खाने से गला ख़राब होता है? पिछले अदवार की अगर बात करें तो पहले ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो ब्रेस्ट फीड बहुत कम कर दी गई है माओं की तरफ से। जो बच्चे हैं उनको ये एक रिवाज बन गया है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ कि बॉटल फीड पे ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसका जो मेन चंक आ रहा है वो माँ के दूध से आ रहा है। अगर एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो 2 साल तक, जैसा कि इस्लामी तरीकाकार है कि 2 साल तक अगर हम उसे दूध नहीं पिलाते हैं उस बच्चे को, तो फिर उसमें जो माँ की तरफ से इम्यूनिटी आनी थी वो नहीं आती है। फिर इससे हटके अगर देखा जाए बच्चों का सन एक्सपोजर नहीं है। बच्चे जो हैं यूजली क्लोज एनवायरनमेंट्स में, स्कूल्स भी बंद हैं, सन एक्सपोजर नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं। तो इससे हटके अगर आगे चलें तो अगर हम अपने माँ बाप के दौर में जाएं तो आइसक्रीम का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बिल्कुल नहीं था, पुराने दौर में तो नहीं था। ये मल्टीफैक्टोरल है, हर चीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और ये सारे जब फैक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर ये, और स्ट्रेस भी ज़्यादा आज के बच्चों में है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके ऊपर नाक कान गले के मराज के ऊपर और भी आपसे बात करेंगे। हम थोड़ा सा दिल के हवाले से डॉक्टर महर असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महर असगर साहब बताइएगा कि आजकल मामूल से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो कार्डियक पेशेंट बन चुके हैं। क्या वजह है? क्या उनको ये मरूसी है या फिर खुराक का ऐसा, उनका खुराक ऐसी है कि वो इसमें बतदरीज इस मर्ज़ में इजाफा होता दिखाई दे रहा है? अस्पतालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी दिल के मराज में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने दावत दी और हमें बोलने का मौका दिया। मियाँ साहब, दिल की बीमारियों में जो सबसे कॉमन फैक्टर्स हैं ना आजकल, वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा हो जाना है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस लेवल है, अनहेल्दी फूड है जो हम डेली जंक फूड्स खाते हैं और ये है, और हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आजकल दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और फैलने के साथ साथ बहुत कम उम्र में आ गई हैं। अब पहले तो 50 साल उसके ऊपर दिल की बीमारी होती थी, उससे नीचे तो हम सोचते भी नहीं थे। यंग जो इस वक्त लोग हैं, नौजवान अस्पताल में अब तो हम डेली 10 लोगों की एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें से 5 जवान होते हैं और उनमें से 3 को स्टंट डाल रहे होते हैं और 2 को बाईपास की तरफ। तो ये सिर्फ एक फूड जो है वो फास्ट फूड, या फिर उसके अलावा भी कुछ और भी वजूहत हैं? नहीं, देखें, फास्ट फूड तो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आप फास्ट फूड ज़रूर खाएं, पूरा अमेरिका, पूरा इंग्लैंड फास्ट फूड ही खाता है, लेकिन वो अपना सुबह उठते हैं 6 बजे, उसके बाद वॉक करते हैं, अपना लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा है। हम इधर खाते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं, हमारे कोई वॉक नहीं है। हमारे जितने भी लोग हैं उनके जिस्म के ऊपर पूरा फैट है। ये बात नहीं है कि आप फास्ट फूड नहीं खा सकते। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान में फास्ट फूड है उसके जो ऑयल क्वालिटी है वो बहुत बुरी है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अलामत क्या है, अगर कोई पेशेंट को पता चलता है तो वो फौरी तौर पर क्या करे? शुगर तो तकरीबन शुगर भी ऐसा ही मर्ज है कि आजकल इसमें भी जो है वो अब तो हर फर्द इसमें मुब्तला हो चुका है। जी, और शुगर की भी वजूहत यही हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है ना। आपके जिस्म में इतना ज़्यादा फैट जमा हो जाता है कि जहाँ इंसुलिन ने ट्रैवल करके जाना होता है तो वहाँ वो ट्रैवल ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो शुगर के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से शुगर हो जाती है। आप अपनी वॉक करें, रूटीन अच्छी करें और लाइफस्टाइल को बेहतर करें। आप तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से आपकी लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं, हॉकी के प्लेयर मैंने देखे हैं, वो उनको हार्ट अटैक हुआ। क्रिकेट की अगर बात करें तो इंजमामुल हक सुपरस्टार और एक बड़ा स्पोर्ट्समैन
हैं वो भी इसका शिकार हो चुके हैं, उनको भी जो है वो स्टंट डले हैं। जी जी, वो देखें अब वो माशाल्लाह हेल्दी हैं बिल्कुल, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल की इतनी तादाद नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो हो सकता है कि वो डायबिटिक हों, हाइपरटेंसिव हों, स्ट्रेस लेते हों, और सबसे बड़ी वजह ये लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग भी तो एक बहुत बड़ी कॉज है ना, स्मोकिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी कॉज है। और आपकी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है मियाँ साहब, ये तो स्टडी भी आ चुकी है कि आपकी लाहौर की इस टाइम जो पंजाब की इन्वायरमेंट है और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है, जो बंदा सिगरेट नहीं भी पी रहा वो 12 घंटे के अंदर 10 से 12 सिगरेट्स को इनहेल कर रहा है वाया पॉपुलेशन। ये जो आपकी पॉल्यूशन है ये ही इतनी गंदी है कि आप कुछ भी ना करें तो आप एक दिन में एक सिगरेट की डब्बी फिर भी इनहेल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो, लेकिन डॉक्टर्स रात खुद पीते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप ना पिए सिगरेट। अब हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलो एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो नाक कान गले के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ और जो है वो नाक कान गले के जो अमराज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। एक कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मैर असगर साहब और दूसरे डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं और सैद मिठा से उनका ताल्लुक है। दोनों अमराज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशल अगर बात करें तो हेल्थ का ही प्रोग्राम है, तो इसमें अमराज के ऊपर काफ़ी हद तक डिस्कस किया जाता है। डॉक्टर अली रज़ा साहब, बताइएगा कि अक्सर हमारे घरों में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, घरों में कान साफ़ करने के लिए वो एक स्ट्रिप सी बनी हुई है, वो लोग खुद ही वो अपने कान साफ़ करते हैं। एक तो हमें ये बताएं कि क्या ये ठीक होता है, दूसरा ये बताएं कि आम लाइफ में हमें अपने कान का मुआयना कितनी देर में करवा लेना चाहिए। अगर कुछ भी ना, ऐसी कोई आपको फील, कोई मर्ज़ भी ना हो, कोई पेन भी ना हो, लेकिन फिर भी रूटीन में ये चेकअप करवाना चाहिए जिस तरह हम दीगर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट। जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब दे देता हूँ, जो कि ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ। अगर तो आपके कान में किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे चेक करवाने की, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप उसे चेक करवाने जाते हैं, ये चीज़ मैं बड़े क्लियर आपको बता देता हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ आपके कान में इंट्रोड्यूस की जाती है, कान में स्पेकुलम डाला जाता है, उसे देखा जाता है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन से मुराद है कि देखने के लिए हेडलाइट से जब डॉक्टर देखेगा तो स्पेकुलम डालेगा कान में, उसको एक पोजीशन बना के देखेगा, जो कि नो डाउट स्टरलाइज्ड होगा, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो वहाँ से आपको इन्फेक्शन ले जाए। अगर तो कोई अलामत नहीं है तो नो नीड। लेकिन एक अच्छे क्लिनिक पर जाएं और एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो कि प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट है, तो फिर मेरा ख्याल ये इन्फेक्शन फैलने की बात मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल बात नहीं की है कि जी वो वहाँ से इन्फेक्शन आएगी ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, अगर कोई पेन नहीं है हमें ज़रूरत नहीं है। और जो घरों के अंदर हम जो है वो अगर पानी चला जाता है या फिर हम स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के बाहर आते हैं तो फिर हम जो उसके साथ साफ करते हैं। आपने पहले पूछा था कि जी कान में जो है ईयरबड्स वो बिल्कुल नहीं डालने, जी उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो कान की मैल को साफ़ नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि उसको मज़ीद पुश इन कर रहे हैं। और अगर आप स्विमिंग करते हैं तो कोशिश करें कि ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपने अपने कान के लिहाज से बनवाए हों। ईयर मोल्ड्स का इस्तेमाल करें, और अगर स्ट्रक हो जाते हैं तो फिर तो आपको वो क्लीन करवाने ही पड़ेंगे। जो कान के अंदर की मैल है वो बेसिकली प्रोटेक्शन है कान की, हम उसको निकालना जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, उसको कान के अंदर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है कि जी मैल है आप साफ करवाएं। बेइंतहा चीज़ें उल्टा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं, कि रेवेन्यू जनरेशन के साथ लिंक हो गई हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अनड्यू कान की सफाई को मैं और बहुत सारे लोग जो इस वक्त सड़कों की फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी ENT स्पेशलिस्ट अपने आप को कहते हैं, और ना वो सफाई और ना वो जो आपने अभी बात की थी लाल दवाई सी इन्फेक्शन जो है वो फैलने का, उनका क्या, उनके मतलब क्या कहेंगे, लोगों को क्या अवेयरनेस देंगे? जी अवेयरनेस सिंपली ये है कि अगर कहीं आपके कान या नाक या गले में कोई अलामत नहीं है तो फिर तो पहली बात तो ये कि आप कंसल्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई है तो किसी मुस्तन डॉक्टर से आप मिलें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माशाल्लाह हर हॉस्पिटल में कान गला की सहूलत रखी हुई है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी लाहौर में रहते हुए कि आप कान गला के डॉक्टर को आप मिलना बिल्कुल आसान है। प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बिल्कुल ठीक है। और मुसलसल गला ख़राब रहने की वजूहात क्या हैं?
मुसलसल एक गला पेशेंट जो उसका मुसलसल गला ख़राब रहता है। बच्चों में जो मुसलसल गला खराब रहता है उसमें पहली बात हो चुकी है, एक तो इम्यूनिटी कुव्वते मुदाफ़त का फुकदान है, दूसरी बड़ों को भी बात कर लें साथ, बड़ों की बात कर लेते हैं। बड़ों में जो बच्चों है और बड़ों दोनों की, बच्चों और बड़ों दोनों की कर लेते हैं। बड़ों की पहले शुरू कर लेते हैं। स्मोकिंग बहुत बड़ी रीज़न है गला का बार बार। पुअर ओरोडेंटल हाइजीन, लोग जो है उसको क्लीन नहीं रखते अपने मुंह को, हलक को। जो खुराक है उसका जो है आप समझ लें कि क्वालिटी का पुअर होना। फिर अगेन बड़ों में भी कुव्वत मुदाफ़त की कमी। एक बंदा जो है अगर डायबिटिक है, उसको शुगर है, तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त लामहला कम हो जाएगी, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांस। इसमें जिस पेशेंट को शुगर है उसको दोबारा ज़रा बता दीजिएगा, शुगर वाले पेशेंट को क्या होगा? शुगर वाले मरीज़ को मैं ये कह रहा हूँ, शुगर वाला जो पेशेंट है जिसकी अनकंट्रोल्ड जो है उसकी डायबिटीज़ है, वो पूरे जिस्म में इन्फेक्शन ला सकती है। तो उसी प्रिंसिपल पे अमल करते हुए वो गले में भी ला सकती है। यानी कि शुगर ऐसा मर्ज है कि जो कि हर मर्ज की एक जड़ है। जिस तरह डॉक्टर मैरस्कर साहब ने दिल के मरीजों के हवाले से बताया, और इसी तरह अगर कान, नाक, गले के जो मरीज हैं उनको भी अफेक्ट करती है शुगर। बिल्कुल 30% जब हम पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शंस के लिए देख रहे होते हैं, बेशक गला की हो, नाक की हो या कान की, तो जब हम उन्हें स्क्रीन करते हैं 45 ईयर से अब, तो उनमें 30% हमारे जो हैं वो डायबिटिक निकलते हैं। और जो ही हम उस लाइन पे चलते हैं, किसी फिजिशियन से उसकी अच्छी कंसल्टेशन लेते हैं, तो ये चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर मैरस्कर साहब बताइएगा कि आप लोगों को क्या तजवीज़ देंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपने बता दिया कि वो करना है, अगर आपने बचना है दिल के मर्ज से तो जो प्रिवेंशन क्या करें? वो प्रिवेंशन में मियाँ साहब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। उसमें अगर आपको शुगर है उसे कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल रखें, आपको यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल रखना पड़ेगा, अपना स्मोकिंग करते हैं उसे फ़ौरन छोड़ दें आप, अपना वेट रिडक्शन, अपने वेट को कम रखें। अगर आपका वेट ज़्यादा है और जिस्म पे चर्बी है तो आप एक्सरसाइज करें डेली, सॉल्ट इंटेक कम करें, पोटाशियम का इंटेक बढ़ाएं, ठीक है, और सिगरेट वगैरह को बिल्कुल बंद कर दें, और स्ट्रेस को भी कम करें अपनी लाइफ में। स्ट्रेस कितना किरदार अदा करता है? स्ट्रेस बहुत किरदार अदा करता है। अच्छा, बेसिकली अब ज़ाहिर स्ट्रेस का दिल के साथ ताल्लुक कैसे है? स्ट्रेस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तो होते हैं ना आपकी बॉडी में, आपकी जो टोटल चीज़ें हैं वो आपके स्ट्रेस से चल रही होती है ना। आपके जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपके जिस्म में ऐसे अपना इज़ा आते हैं जो आपकी नालियों की तंगी में आपके किरदार अदा करते हैं, तो उसकी वजह से भी उस तरफ जाते हैं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और आपकी बॉडीज़ का इलेक्ट्रोलाइट अपना जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब एक दफ़ा हमें आप बता दें हमारे नाज़रीन को कि इब्तदाई इलामात में जब बाज़ दफ़ा ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपके जो है वो अगर दर्द है तो वो शायद कोई और दर्द है जी, उसकी वजह से कुछ पेट के मसाइल होते हैं, लेकिन वो हार्ट अटैक के पेशेंट को कौन सी ऐसी इलामात है फौरी तौर पर उसको पता लग जाए कि ये हार्ट अटैक हो रहा है और वो फौरी तौर पर अस्पताल का रुख करे? देखें जी, जो इब्तदाई इलामत है, ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, देखें किसी भी जगह पे पूरे अल्लाह ताला ने पूरा जिस्म बनाया है, ठीक है, हर जिस्म में एक ना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पड़ा हुआ है, हर जगह पे एक ज़रूरी इज़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट साइड के चेस्ट पे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो अल्लाह की तरफ से है वो दिल है, ठीक है। सिर्फ दिल नहीं पड़ा हुआ यहाँ अगर हम ऊपर से शुरू हों तो सबसे पहले आपके जिस्म पे बाल आते हैं। एक बाल उतर जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो सेलुलाइटिस हो जाए, वो भी बहुत पेनफुल होता है। वो भी ऐसे ही अलामत आना शुरू हो जाती है जैसे दिल के दर्द तो सीने में हो रहा है ना, लेफ्ट अगर पूरे सीने में दर्द भी होता है, बाज़ दफ़ा पूरे सीने में जकड़ाव भी होता है, मस्कुलर आपका मसल स्पैज़म हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से हो सकता है, आपके हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने कई दफ़ा ऐसा फूड खाया है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी आपको दोनों साइडों पे चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले पट्टे होते हैं, फिर हड्डियाँ होती हैं, फिर जोड़ होते हैं, टेंडन्स होते हैं, फिर दिल आता है। तो इन सारी चीज़ों को, और साथ ही खाने की नाली पड़ी हुई है। मसला यह है कि दिल के बिल्कुल साथ खाने की नाली पड़ी हुई है और बिल्कुल नीचे की तरफ मैदा पड़ा हुआ है। तो वो हमारी फूड भी वैसी है कि जो भी बंदा अब खाना खाता है तो वो कहता है मुझे हार्ट अटैक जैसी अलामत आ रही हैं। तो ये डॉक्टर का, अच्छे फिजिशियन का यही काम होता है कि वो ये रूल आउट करे कि ये दिल का दर्द है या ये मैदे का दर्द है। पेशेंट ने कब डिसाइड करना है, कब फैसला करना है कि वो अब अस्पताल? पेशेंट तो फैसला कर चुका होता है कि मैंने हॉस्पिटल जाना है। जब भी चेस्ट पेन हो और पेशेंट ओल्ड एज हो,
35-40 साल का हो, अब तो हम 35-40 साल पे भी कहते हैं, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, स्मोकर हो और उसे चेस्ट पेन फील हो मैंने ये भी मुख्तलिफ डॉक्टर स्पेशलिस्ट मुझे बताते हैं कि शुगर के पेशेंट को बिल्कुल हार्ट अटैक जब होता है पेन नहीं होती नहीं, हाँ, क्योंकि उन्हें न्यूरोपैथी हो रही होती है, उनके जो पट्टे होते हैं वो भी शुगर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। लेकिन ये 100% पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप 50-50% आप कह सकते हैं कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें 50% में अलामत आ जाती हैं, 50% में बिल्कुल अलामत नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन उनमें मैदे की अलामत आ रही होती हैं। कई दफ़ा वो कहते हैं जी मैंने खाना खाया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया मैदे वाली जगह पे, या बोझल महसूस होना शुरू हो गया, तो ये भी हार्ट अटैक की अलामत हैं। राइट साइड की जो दिल की नाली होती है उसमें ये अलामत मैदे के साथ आती हैं। ठीक है। और एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, लोगों को ताकि हम बताना चाहते हैं कि एंजियोग्राफी क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, फिर एंजियोप्लास्टी क्या है, वो क्यों करते हैं। एंजियोग्राफी बेसिकली होता है दिल की नालियों का मुआयना, जो कि सिर्फ इन्वेजिव एक प्रोसीजर है। हम एंजियोग्राफी हाथ से या बाजू से करते हैं, वो उस सूरत में करते हैं जब हमें अलामात आ रही हो मरीज़ को और डॉक्टर को ये लग रहा हो कि ये हार्ट अटैक की अलामात हैं, ईसीजी में आ रहा हो कुछ, एको में कुछ आ रहा हो, या उसके बाद जो टेस्ट होते हैं जैसे हम ईटीटी करवा लेते हैं, थैलियम करवा लेते हैं, सीटी एंजियो करवा लेते हैं, ये इनिशियल टेस्ट हैं एंजियोग्राफी से पहले। उनकी बेस पे और हिस्ट्री की बेस पे हम ये फैसला करते हैं कि हम इस पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी एक मुआयना है, एंजियोग्राफी के दौरान ही हम स्टंट डाल देते हैं अगर तंगी हो, फैसला करते हैं उसी टाइम फैसला कर लेते हैं उसको। फिर जब स्टंट डाल देते हैं फिर एंजियोप्लास्टी, उसको एंजियोप्लास्टी कह देते हैं। जब स्टंट डल जाता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और इसी दौरान ही आपको ये भी पता लगता है कि पेशेंट का बाईपास होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के दौरान एंजियोग्राफी में ही फैसला होता है। एंजियोग्राफी जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में 3 से 4 प्लान होते हैं कि एंजियोग्राफी पेशेंट की नॉर्मल आ गई, ठीक। इस सबसे पहले पेशेंट को डील जो दिल के मर्ज में मुब्तला जो पेशेंट है उसको डील जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन करता है। जी, कार्डिक फिजिशियन ही करता है। कार्डिक सर्जन के पास पेशेंट सिर्फ कार्डिक फिजिशियन ही भेजता है कि मैंने इसकी एंजियोग्राफी की है, इसकी नालियों में ज़्यादा तंगी है, पेशेंट डायबिटिक है, तीनों नालियों में तंगी है और दिल की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसको बेहतर ये है कि ये बाईपास करवाए। तो वो हमने फैसला करना होता है कि किस पेशेंट का बाईपास होना है, किसकी स्टंट्स डालें। डॉक्टर साहब, स्टंट्स के ऊपर भी बहुत लोग डरे हुए हैं। स्टंट्स जो है वो क्वालिटी हर कोई डालना चाहता है, लेकिन उस तरह डाले नहीं जाते, तो बहुत दफ़ा स्कैम भी आ चुके हैं इसके ऊपर। तो आप क्या तजवीज़ देते हैं कि पेशेंट उस वक्त स्टंट चेक कर ले, अगर कोई प्राइवेट डलवा रहा है या सरकारी तौर पर डलवा रहा है, अपने तौर पर उसको देखने की इजाज़त होती है स्टंट देखने की? नहीं, हम मियाँ साहब एक बात तो आप जहन में रखें, जब भी डॉक्टर पूरी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जब भी हम स्टंट डालते हैं, हम पेशेंट के अटेंडेंट को पहले बुला के, पेशेंट से तो हम बात नहीं करते, हम पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के उससे रिटन कंसेंट लेते हैं और उसे बताया जाता है कि आपको कौन सा स्टंट डाला जा रहा है, इसमें क्या एहतियात करनी है, ये किस किस्म का स्टंट है और कैसा स्टंट है, ये उसे बताया जाता है। उसको बताने के बाद डाला जाता है, उसको बताए बगैर हम नहीं, यानी कि तसल्ली उसको हाँ जी, करवाई जाती है। और बाज़ दफ़ा जिस तरह पेशेंट जब बाईपास के लिए या ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं तो आप बाकायदा तौर पर उनकी कंसेंट लेते हैं कि ये ऑपरेशन करें या ना करें। इसी तरह स्टंट डालते हुए, बिल्कुल स्टंट डालते हुए हम उन्हें बताते हैं कि ये स्टंट की क्वालिटीज़ हैं, ये स्टंट्स हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सबसे अच्छा स्टंट है, ये दरमियाना स्टंट है, ये हल्का स्टंट है, उनकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक सोसाइटी में ऐसे बच्चे जो बेचारे जिन वो सुनने की जो है वो एबिलिटी नहीं रखते, समाज से महरूम होते हैं, तो क्या सर मुमकिन है डॉक्टर साहब कि इस तरह के बच्चों को आला लगाकर जो है वो इनकी समात बहाल की जाए, या फिर कोई और तरीक़ाकार ऐसा है? बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। ये कुछ उन चीज़ों में से हैं जिनका जो है इलाज अब है, मौजूद है। अगर बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे नहीं सुन रहा है तो उसको आइडियली पहले 9 माह के अंदर अंदर असेस हो जाना चाहिए और उसका प्लान मुरतब हो जाना चाहिए कि इसको आगे हमने कैसे लेके चलना है। क्योंकि जो 9 माह से लेके हम कहते हैं कि 5 साल की एज है, वो स्पीच डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, ठीक है ना। उसकी एक डिसेबिलिटी की वजह से वो 2 डिसेबिलिटीज़ में एंड अप करता है कि सुन तो वो रहा नहीं है और बोलने से भी महरूम हो जाता है। अगर सुनेगा तो फिर ही जो है वो एग्जैक्टली जब सुनना है तो पूरे जिस्म ने फिर ही जो है वो काम करना है। ऐसे जब सुनेगा तब उसका ब्रेन प्रोसेस करेगा और वो सिग्नल्स देगा और उसके बोलने की हिस्की में उसको हेल्प आउट करेंगे। तो अगर बच्चे की माँ को पता लग जाता है 3 माह के अंदर ही
कि ये बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। अगर वो नहीं उसका कैसे वो माँ जायजा लेती है, उसको कैसे पता चलता है? अच्छा जी, वेस्ट में तो ऐसा है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका साथ ही एक टेस्ट कर दिया जाता है, एब्सोल्यूट जो है। हमारे तो इस तरह फैसिलिटी यहाँ भी हो रहा है लकीली, पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी कई प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये जो है प्रोग्राम अब अंडर है, जो है कंसिडरेशन है। टेस्ट का नाम क्या है जी? इसको जी कहा जाता है ABR, बैरा भी कहा जाता है, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स। और ये हर बच्चे का जब शक हो तो फिर करवाया जाता है? आइडियली तो इसको हर बच्चे में हो जाना चाहिए। वहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा ये टेस्ट है, इसको बच्चे को पैदा होते ही कर देना चाहिए। अगर नहीं भी तो जिसमें सस्पिशन है उसको कर दिया जाए। अदरवाइज मदर जो है वो सबसे बड़ा अलार्म होती है, वो 3 माह के अंदर से पता लग जाता है। वो इस कंप्लेंट के साथ आती है जी बच्चा मेरा अगर कोई चीज़ गिर जाए, बड़ा शोर हो तब भी नहीं जागता है, यूजुअली वो यहाँ से कंप्लेंट करती हैं। फिर ये वो एक टाइम होता है जिस टाइम पे कान गला के डॉक्टर को चाहिए कि वो उसको निगलेक्ट ना करे, उसकी कॉज फाइंड करे अगर वो मिलती है उसे। अदरवाइज ऑडियोलॉजिस्ट के साथ लाइजन करके बैरा करे और बाकी जो उसकी पूरा प्रोटोकॉल है उसे देखे कि ये कोक्लियर इम्प्लांट के लिए जो है फिजिबल है या नहीं। मतलब ये एक लंबी हैक्टिक जो है इसमें। वो मैंने आपका एक कमरा देखा है जिसके अंदर पेशेंट को लेके जाते हैं, वो तमाम तरफ से बंद होता है और वहाँ पर उसका जो है वो टेस्ट किया जाता है। अच्छा जी, ये अडल्ट के लिए होता है क्योंकि हाँ उसमें जो है पेशेंट ने बताना होता है कि मुझे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। जो किया जाता है बच्चों के लिए वो थोड़ी सिडेशन में किया जाता है, उनको सुला के किया जाता है। अगर खुदा ना खासा 9 माह तक वालिदैन को नहीं पता लगा तो फिर वो क्या करें उसके बाद? फिर भी मुमकिन है? बिल्कुल है। होप्स किस एज तक? मैं बताता हूँ जी, उसमें सेकंड चेक है फिर 2 साल का। अगर 9 से 2 के दरमियान भी, 9 माह से 2 साल के दरमियान भी पता लग जाता है तब भी कोई लेट नहीं हुआ है। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कोक्लियर इम्प्लांट होता है वो मैंने देखा 3 साल की एज में हो रहा है। वेस्ट में जो है 9 माह से लेके 1.5 साल के अंदर अंदर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ शुरू ही 3 साल से हो रहा है। वजह क्या है? किस चीज़ की? बच्चों 3 साल जो डिले पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पिक नहीं हो रहे हैं बच्चे, पिक नहीं हो रहे हैं। माँ बाप की थोड़ी सी निगलेक्ट है, कुछ जो है सिस्टम थोड़ा सा इस मामले में स्लो है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर मजीद आपसे बात करेंगे कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, तफसीलन हम बात कर रहे हैं 2 अमराज के ऊपर और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब ENT स्पेशलिस्ट, सैयद मिठा से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे कि डिले होता है पाकिस्तान में और वेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले 1.5 सालों में ये कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें कई एक फैक्टर्स हैं, कई एक फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर तो जो है बच्चे के घर से शुरू हो जाता है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो इस चीज़ को समझ नहीं रही होती हैं कि ये बच्चा वाकई अभी सुनने के काबिल हुआ है या नहीं। जो इस चीज़ को कर लेती हैं उसके बाद जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है और फिर इसमें नो डाउट एक कॉस्ट का एलिमेंट भी आता है। ज़्यादातर पॉपुलेशन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही होती है, तो वो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अल्लाह की मर्ज़ी से ये बड़ा पाकिस्तान के ऊपर करम है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है दैट इज़ गुड एनफ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसको ऑफर कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, और महकमा बैतुल माल उसको फंड करता है। और लेकिन हमारे पास बेइंतहा पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्हें किसी ने गाइड ही नहीं किया होता। तो हमारे एंड पे, जैसे कि मैं हूँ एक कम्युनिटी हॉस्पिटल में बैठा हुआ जो कि एक फार फ्लंग प्लेस में अंदरून लाहौर में, तो हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि हम उसे बताते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, तुम्हारा बच्चा अभी 3-4 माह का है, हमने इनिशियल टेस्ट करवाया उसमें हमें ये प्रॉब्लम फील हो रही है, तो अभी से इसके काम में लग जाओ क्योंकि तुम्हें 9 माह लगेंगे अपनी फंडिंग गवर्नमेंट से लेते हुए भी। बिल्कुल। और ये महंगा होता है जी आला से बात? बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेड आता है कोक्लियर इम्प्लांट, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होता है और भी जगहों से आता है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ उस इम्प्लांट की कॉस्ट नहीं होती है, उस सर्जरी की भी कॉस्ट होती है। फिर उसकी प्रेपरेशन, उससे पहले कुछ खास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ऑप स्टे बच्चे का जो है, क्योंकि ये खोपड़ी में आप समझ लें कि एक सुराख करके कैविटी बना के बिल्कुल उसके अंदर इम्प्लांट किया जाता है। फिर उसके बाद ये अभी आप समझ लें कि 30% काम हुआ है जब सर्जरी हो गई है। 70% काम ये है कि अब उस बच्चे को ट्रेन करना कि वो जो आवाज़, वो अब रोबोटिक आवाज़ जो मोनोटोनिक सुन रहा है, इसको बाद में थेरेपी करवाई जाती है। बिल्कुल, वॉइस जो स्पीच थेरेपी की तरफ ले जाना पड़ता है। ऑडियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, कान गला से ज़्यादा इस प्रॉब्लम में ऑडियोलॉजिस्ट का रोल है। तो ये फिर कामयाब तरीका इलाज है? बिल्कुल कामयाब तरीका इलाज है। और ऑडियोलॉजिस्ट बात का महसूस करता है कि कोक्लियर इम्प्लांट की जगह अगर हम हीयरिंग एड्स बच्चे को ऑफर कर दें तो बात का तो उससे भी ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेहर असगर साहब बताइएगा कि क्या मरूसी भी होता है ये हार्ट अटैक?
विरासत से बीमारी शिफ्ट होती है ये मरीजों जो में? इसकी कॉजेज हैं सारी वो उसमें मारूसी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है। तो फैमिली हिस्ट्री कितने फीसद ऐसे पेशेंट हैं अंदाजन? तकरीबन 30 to 50% पेशेंट्स तो अपना इसकी फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज़ भी फैमिली में रन करती है ना, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें फैमिली में रन करती हैं। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं वो बेचारे एक दफ़ा उनको आप स्टंट डाल देते हैं फिर उनको कुछ मसला बन जाता है। देखें तो ये इसमें स्टंट का मसला कोई होता है या फिर जो है वो बीमारी दोबारा उनको हो जाती है, या पेशेंट जो है वो बद परहेज़ी करता है फिर वो पुराना लाइफस्टाइल अपनाता है, इस वजह से वो इसका मसला बनता है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंट देखें, अगर आप स्टंट डलवाने के बाद भी सिगरेट ना छोड़ें, उसके बाद भी शुगर को कंट्रोल ना करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करें, वॉक ना करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर ना करें, तो स्टंट ने तो बंद होना है। तो कितने फीसद आप समझते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स स्टंट बंद के साथ कोई 2 से 5% तक आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 95% तक पेशेंट्स बिल्कुल ठीक रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें आके यही कहते हैं कि हम मेडिसिन भी अच्छे ले रहे हैं, डॉक्टर साहब वॉक भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टंट बंद हो गए हैं। तो जब हम ज़ाहिर बात है उन्हें अलामत आना शुरू हो जाती हैं 4 से 6 महीने के अंदर, तो हम जब उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो उनके स्टंट्स के अंदर तंगी आना फिर शुरू हो जाती है, चर्बी आना शुरू हो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप ना तो स्टंट डालते हैं ना उनका बाईपास होता है, फिर वो मेडिसिन के ऊपर ही है। जी मियाँ साहब, ये बीमारी जो होती है ये टाइम लेती है बनने में, ये बीमारी एक दिन में नहीं होती। पेशेंट्स को, जैसे आपने शुगर का कहा, एक पेशेंट को शुगर है 30 साल से, उसे पता लगा 40 साल की उम्र में, उसे हार्ट अटैक हो गया 45 साल की उम्र में, उसे पता ही नहीं कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक की लामात ही नहीं आ रही। जब वो 65 साल या 55 साल या 60 साल की उम्र में हमारे पास आता है, जब हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं तो उसकी नालियों में कुछ भी नहीं बचा होता। देखिए, आपने स्टंट जहाँ डालना है, स्टंट डालने के लिए भी एक क्राइटेरिया है कि नाली जहाँ आपने स्टंट डालना है, नाली जहाँ स्टंट आपने डालना है वहाँ पीछे और आगे दोनों तरफ नाली अच्छी होनी चाहिए। बाईपास कहता है कि नाली का साइज़ 2 या 2.5 से ज़्यादा हो। जब नाली का साइज़ ही पीछे 1.5 रह गया और तंगी इतनी ज़्यादा हो गई है तो सर्जन तो उसे रिफ्यूज। जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब ने बताया कि कान में अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप चेकअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये तजवीज़ देते हैं कि अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और वैसे एक इंसान जो अपने आप को चेकअप करवाने के लिए देखना चाहता है तो उसे कोई टेस्ट करवाना चाहिए? देखें, आपने 2 डॉक्टर ऐसे बताए हैं जिनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही कान तो में तकलीफ से इंसान मर नहीं सकता, लेकिन दिल में दर्द की वजह से इंसान सेकंड भी नहीं लगता उसे। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आप ईयरली बेसिस पे हर साल अपनी ईसीजी, एको, मतलब एक दफ़ा नॉर्मल आ गई एको, फिर 5 ईयरली 3 ईयरली आप करवाएं। अपने टेस्ट हर साल करवाएं आप, जिसमें ईसीजी है, शुगर के टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड के हैं, खून के हैं, जिगर के हैं, गुर्दों के हैं। यकीन करें मियाँ साहब, हमारे पास 90% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑन द स्पॉट डायग्नोसिस हो रही होती है और वो एंड स्टेज पे बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महर असगर साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब। तफसीलन हमने बात की नाज़रीन आज के प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर दिल के अमराज में जो मुब्तला लोग हैं वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। वो तो पहले भी अपने टेस्ट करवा सकते हैं और ये मामूल के मुताबिक करवाने भी चाहिए। एक बड़ी तादाद जो बेचारे इसमें नौजवान लोग भी शामिल है वो अस्पतालों का रुख करते हैं और इस मर्ज़ में मुब्तला होकर बेचारे अस्पतालों में जाते हैं। इसी तरह अगर नाक कान गले के अमराज की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा साहब ने तफसीलन हमें बताया। मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा आला समात के ऊपर हमने बात की। जो ऐसे बच्चे बेचारे जो पैदाइशी तौर पर जो समात से महरूम पैदा होते हैं वो कैसे उनका पता चलता है और वो कैसे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए फ़ौरी तौर पर, और उसके बाद आला समात कैसे लगता है और ये कितना महंगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो नाज़रीन, तफसीलन इस प्रोग्राम में हमने अपने नाज़रीन को अवेयरनेस देने के लिए ये तमाम बातें की है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।